वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का साइबर सिक्योरिटी के हमारे इस कोर्स में। और हम अपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स का लाइनक्स मॉड्यूल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो बेटा, पिछले क्लासेस के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था पैकेज इंस्टॉलेशन का। ठीक है, और उस पैकेज इंस्टॉलेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था हमारे पास तीन तरह की डिफरेंट कमांड्स होती हैं पैकेज इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। एक होती है हमारे पास आरपीएम, एक होती है यम और एक होती है डीएनएफ। तो हमने तीनों तरह की कमांड्स का इस्तेमाल करके देख लिया था भाई। ठीक है, यम भी चला के, आरपीएम भी चला के देख लिया था, यम भी चला के देख लिया था और डीएनएफ भी चला के देख लिया था। यम के अंदर सिर्फ हमारे पास फ़ायदा ये था कि हमें जो पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे तो वो उस पैकेज को भी इंस्टॉल कर देता था, और प्लस अगर उस पैकेज के साथ कुछ डिपेंडेंसीज होती थी तो उनको भी इंस्टॉल कर देता था। और यही सेम टू सेम काम डीएनएफ भी करेगा, क्योंकि डीएनएफ एक तरह से ये कह लो कि यम का ही एडवांस वर्जन है जो। अच्छा, अब आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है सर्विसेज को कंट्रोल करना। ठीक है, तो जो टॉपिक का नाम है हमारा, एक मिनट, कोई आया है, कौन है भाई? अच्छा, तो बेटा टॉपिक का जो नाम है हमारा, वो टॉपिक का नाम है दैट इज कंट्रोलिंग सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज को हम लोग ना एक और शब्द भी बोलते हैं, दैट इज डेमन्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कल को आपको डेमन्स को कंट्रोल करना आता है, तो आप समझ जाइए कि वो सर्विसेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्विसेज बोले, कोई डेमन्स बोले या यूनिट्स बोले, तो मतलब एक ही चीज की बात कर रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? कंट्रोलिंग सर्विसेज, डेमन्स या यूनिट्स को हम कैसे कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमारे पास जो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर चलते हैं, ठीक है, जैसे आप सपोज मान लीजिए आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल खोलते हो, फिर उसमें कोई कमांड लिखते हो और एंटर मारते हो, तो क्या होता है, आपने एक तरह से इनपुट दे दिया। ठीक है, आपने कमांड लिखी और कमांड लिख के एंटर मारा, तो आपने क्या दे दिया, एक तरह से इनपुट दे दिया। अब क्या होगा, उस इनपुट की प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या दिखेगा आपको, आपका प्रोसेस आउटपुट नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पे बात हो रही, पहले इनपुट होगा, देन प्रोसेस होगा, एंड देन आपको आउटपुट नजर आएगा। अच्छा देखो, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस ना हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हो गए। प्रोसेस हमारे पास कितनी तरह के हो गए? दो तरह के प्रोसेस हो गए। देखो बेटा, एक प्रोसेस होता है दैट इज हम कहते हैं ऑन डिमांड, ऑन डिमांड प्रोसेस। यानी कि जब आपको रिक्वायरमेंट हुई, आपने उस प्रोसेस को चलाया, उसने आपको रिजल्ट दिया और काम खत्म। तो ऑन डिमांड प्रोसेस एज पर यूजर नीड। ठीक है, जैसे मान लो मुझे डेट देखनी है, तो भैया मैंने डेट कमांड लिखी और एंटर मारा। तो भाई सिंपल सी बात है, डेट एक कमांड है, मुझको जब डेट करंट डेट देखनी थी तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे करंट डेट देखनी है, तो मैंने डेट कमांड लिखी, एंटर मारा और उसने मुझे मेरा रिजल्ट दिखा दिया। तो ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट दिखाने के लिए एक प्रोसेस चला होगा ना पहले, उसने कहीं ना कहीं से तो डेट और टाइम फेच किया होगा और फिर मुझे डेट और टाइम दिखाया होगा। तो यानी कि एक प्रोसेस चला, मैंने जब डेट कमांड लिख के एंटर मारा तो एक प्रोसेस चला, और उस प्रोसेस के आंसर में मुझे क्या मिला, मुझे अपने सिस्टम का करंट डेट और टाइम मिल गया। तो ये हो गया हमारा ऑन डिमांड प्रोसेस। अच्छा, अब क्या होता है, दूसरी कैटेगरी भी है, ये वो प्रोसेस होते हैं जो आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कंटिन्यू रनिंग इन बैकग्राउंड। तो ये कहां पे रन हो रहे हैं भैया? बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं आपके। ठीक है, सो कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड। ठीक, और ये क्या कर रहे हैं, ये जो कंटिन्यूसली आपके बैकग्राउंड पे रन हो रहे हैं,
ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट एक यूजर से एक्सेप्ट करते हैं और फिर एक बार स्टार्ट हो गए तो फिर ये बैकग्राउंड में एंड कंटिन्यूसली रन होते रहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, ठीक है, ये किसकी मदद से होता है? देखो ये किनका इस्तेमाल करते हैं सारे प्रोसेस? किसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, या सर्विस कह लो, या मैंने क्या बोला, शब्द बोला, डेमन बोला या यूनिट बोला। ठीक है जी। तो चाहे मेरा ऑन डिमांड प्रोसेस हो या मेरा ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में रन हो रहा हो, तो देर में भी एक केस कि उस प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए किसी पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, यानी कि वो सर्विस उसको मिलेगी तभी वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है जी। अब जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भाई आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आप एक पर्टिकुलर यूनिट किसी एक कंपनी से, या एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, चलो मान लो आप ना कंप्यूटर्स बना के बेचने का काम कर रहे हो। ठीक है, आप कंप्यूटर्स बनाते हो और उसको बेच देते हो लोगों को। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या करना होगा भाई? आप जो उसका कैबिनेट तैयार करोगे तो उसके लिए सामान लाओगे ना, हार्ड डिस्क लाओगे, रैम लाओगे, आपका मदरबोर्ड होगा, अलग अलग तरह की चीजें होंगी, आप सब सामान लेकर आओगे। तो उन सामानों को लाने के बाद फिर आप जब उनको जोड़ोगे और जोड़ने के बाद आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा, फिर उस रेडी सिस्टम को आप बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन चक्कर क्या है कि भैया उसको करने के लिए, उस सिस्टम को पूरा रेडी करने के लिए आपको हार्ड डिस्क चाहिए, आपको अलग अलग कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, यानी कि आप सिस्टम को जोड़ने का काम तो आप कर रहे हो, यानी प्रोसेस क्या है, आपका एक सिस्टम असेंबल करके क्लाइंट को देना, दिस इज द प्रोसेस। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर मुझे अलग अलग वेंडर से सर्विस चाहिए। सर्विस क्या चाहिए कि मेरा एक वेंडर होगा जो मुझे हार्ड डिस्क प्रोवाइड करता होगा, भैया मैं उसको बोलूंगा वो हार्ड डिस्क पहुंचाएगा। एक वेंडर मुझे सर्विस देता है रैम की, तो मैं उससे रैम मंगवाऊंगा। तो ऐसे अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने वाले मेरे वेंडर्स होंगे। तो मैं, जब मेरे पास कोई ऑर्डर आया, मैंने उनको बोला और उन्होंने अपनी सर्विस मुझे प्रोवाइड करी। सर्विस क्या करी उन्होंने? भैया मेरे को मेरा सामान मेरे पास मेरी शॉप में या मेरी जगह पे लाके दे दिया मुझे, और फिर मैंने उनको यूज करके अपना सिस्टम असेंबल करने का प्रोसेस किया और उसके बाद अपना एंड प्रोडक्ट जो है वो क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेस चलते हैं, कई जो प्रोसेस होते हैं उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कुछ सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखो, एक मिनट, कोई आया है। 404 ज्वाइंट। भाई थोड़े अच्छे अच्छे नामों के साथ ज्वाइन किया करो, जो आपका शुभ नाम हो। ठीक है, उस शुभ नाम के साथ ज्वाइन किया करो, अजीब अजीब से नाम मत यूज किया करो। चलो जी, चलिए, अब कुछ ये बात इतनी समझ में आ गई कि हाँ भाई, जो प्रोसेस है, हम यूजर को जब कोई रिक्वायरमेंट होती है तो यूजर क्या करता है? यूजर भैया अपना कुछ भी यूजर को वर्क होता है, तो यूजर उस वर्क को करने के लिए क्या करता है? यूजर उस वर्क को करने के लिए भैया क्या इशू करता है? कमांड इशू करता है। ठीक है, अच्छा, उस कमांड को जब वो इशू करता है तो उस कमांड को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? एक प्रोसेस चलता है। और देर में भी है केस कि उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा हो भैया, कोई पर्टिकुलर सर्विस, या ये कह लो जिसको हम क्या कहते हैं, डेमन या यूनिट यूज हो रही हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं हमारे पास। तो चलो इसको एक छोटा सा और चीज समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे माइंड में और बात क्लियर हो। तो अभी फिलहाल हमें इतना समझ में आया कि हाँ भाई, जब यूजर को कंप्यूटर में कुछ काम करना होगा तो भाई साहब वो क्या करेगा? वो कमांड लिखेगा। अब कमांड लिख के एंटर मारेगा, जैसे एंटर मारेगा तो भैया उस कमांड से रिलेटेड प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हो भी सकता है कि उस प्रोसेस के दौरान उसको कोई पर्टिकुलर सर्विस को इस्तेमाल करना हो, उस सर्विस को इस्तेमाल करके ही वो काम को कंप्लीट कर पाए। और जब काम, वो प्रोसेस में क्या होगा? वो सर्विस इस्तेमाल होगी और वो काम परफॉर्म होगा और फिर बाद में जाके आपको एंड रिजल्ट दिखाई देगा। तो कमांड चलाई, प्रोसेस चला, प्रोसेस में उस सर्विस का इस्तेमाल हुआ, और जब काम खत्म हुआ तब आपको आउटपुट या ये कह लो रिजल्ट दिखाई दिया। तो जब इस सर्विस मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इस सर्विस मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास, जरा उसको समझ लेते हैं।
तो देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे तो पहली टर्म आ जाती है हमारे पास, यूटिलिटी का नाम क्या है। यूटिलिटी का नाम क्या है। फिर दूसरा चीज आ जाता है कि उस यूटिलिटी का आरपीएम का नाम क्या है। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भैया जो यूटिलिटी है जो है उसका सर्विस का नाम क्या है। सर्विस का नाम क्या है, या ये कह लो उसके डेमन का नाम क्या है, या मैंने एक और शब्द बोला यूनिट, कि यूनिट का नाम क्या है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए बात को, तो देखो जी एक एग्जांपल लेता हूं। एक कमांड है, मैं लिखता हूं क्रॉन टैब। याद है क्रॉन टैब नाम की कमांड हमने इस्तेमाल करी थी जब हम एक शेड्यूलिंग का काम करते थे ना, जिसमें हमें क्या था कि भैया एक तो हमने दो कमांड्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हम लोगों ने ऐड कमांड और एक क्रॉन टैब के बारे में पढ़ा था। तो ऐड के द्वारा हमने क्या देखा था कि कोई पर्टिकुलर काम है उसको शेड्यूल कर दिया कि भैया इस टाइम पे वो काम हो जाए, तो वन टाइम क्या होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आते ही वो काम हो जाएगा। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में एक लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर लगे हो और आपको कंपनी वाले ने बोला कि भैया आज रात को 10 बजे एक आपको जो सर्वर है उसका बैकअप ले लेना है, या ये कह लीजिए एक पर्टिकुलर सर्वर है उसमें आज की डेट में जो जो फाइल बनी है उनका बैकअप ले लेना है आपने। तो आपने कहा यार रात के 10 बजे लेना है भाई, ठीक है, अब 10 बजे तक तो मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे, तो क्या करूं। तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे वहां ऐड कमांड के द्वारा ये शेड्यूल करके चले जाओगे कि रात के 10, जैसे ही रात के 10 बजे तो भैया ये वाला प्रोसेस चलाओ और ये सारी चीजों का बैकअप ले लो। और एक क्रॉन टैब कमांड थी, क्योंकि देखो ऐड कमांड क्या करती थी, वो वन टाइम ही करती थी वो प्रोसेस। जैसे मैंने आज उसको सेट कर दिया कि भाई 10 बजे इतना बैकअप ले लो, तो बस वो आज रात 10 बजे बैकअप लेके शांत हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि भैया डेली 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 क्या हो, रात के 10 बजे बैकअप ले लिया जाए, डेली हो ये, तो ऐसे काम के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रॉन टैब नाम की कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमने आगे शेड्यूलिंग के टॉपिक में हमने पहले ये पढ़ भी रखा है। तो भैया क्रॉन टैब नाम की हमारी कमांड है। अच्छा, तो अब इस क्रॉन टैब नाम की कमांड का जो पैकेज है, क्योंकि क्रॉन टैब नाम की कमांड है तो भैया इसका पैकेज भी होगा ना, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना जैसे ट्री कमांड थी, तो ट्री कमांड का भी एक आरपीएम था ना, तो ऑब्वियस बात है, तो क्रॉन टैब नाम की कमांड है तो इसका भी कोई ना कोई आरपीएम होगा। तो इसका जो पैकेज का नाम है उसका नाम है क्रॉन टैब्स। क्या है, क्रॉन टैब्स। तो ये क्रॉन टैब्स जो है ये किसका क्या है, इसके आरपीएम वाले पैकेज का नाम है, पैकेज नेम। ठीक है। और इसमें एक सर्विस इस्तेमाल होती है जिस सर्विस का नाम क्या है, क्रॉन डी। तो क्रॉन डी क्या है, ये सर्विस है जिसका इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये सर्विस है, या ये कह लो इसको ये डेमन, या इसको हम लोग क्या कह लेंगे, यूनिट कह लेंगे। ठीक है। तो भाई क्रॉन टैब क्या थी भाई, हमारी यूटिलिटी थी, या ये कह लो हमारी क्या थी भाई, कमांड थी। तो हर कमांड का क्या होता है भैया, पैकेज डला होगा उस कमांड का तभी वो कमांड चलेगी। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे क्रॉन टैब नाम की जो कमांड है उसका पैकेज किस नाम से है, क्रॉन टैब्स के नाम से है। और इसमें एक सर्विस इस्तेमाल होती है जिस सर्विस का नाम क्या है, क्रॉन डी। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हाँ भाई जब हम किसी सर्विस की बात करें तो सर्विस किसी ना किसी कमांड के साथ या किसी न किसी यूटिलिटी के साथ जुड़ी होगी। ठीक है। नाउ तो अब हमें क्या समझ में आया कि यार यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आ रही है हमारे सामने। तो पहला हमने क्या देखा कि भाई फर्स्ट चीज होगी हमारी टॉपिक का नाम। टॉपिक मतलब यार कौन सी यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यूटिलिटी की बात करेंगे। फिर उसके बाद उसका पैकेज, जब हम सपोज मान लो काम करना है तो जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक हमें काम यूटिलिटी चाहिए तो हम उस यूटिलिटी की बात करेंगे। फिर उसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, उसका पैकेज को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा हमें यहां पे। ठीक है। तो उस पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों को या तो आरपीएम का इस्तेमाल करेंगे, आरपीएम वाली कमांड का, या यम कमांड का, या डीएनएफ वाली कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे भाई,
जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि इस यूटिलिटी के साथ जो डेमन एसोसिएट है, ठीक है, यानी जो सर्विस एसोसिएट है, इस सर्विस को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी डेमन का नाम है, यानी जो भी उसका सर्विस का नाम है, उस सर्विस को हम क्या करेंगे भैया, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हर सर्विस का क्या होगा, हर प्रोसेस का क्या होता है, एक प्रोसेस आईडी होता है। ठीक है, जितने भी प्रोसेस चलते हैं हर प्रोसेस का क्या होता है, एक प्रोसेस आईडी भी होता है। और देखो ध्यान से एक चीज को ध्यान रखना, एक पोर्ट नंबर भी होता है। ठीक है, यानी कि हर सर्विस एक पोर्ट नंबर पे चलती है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे पांचवा चीज क्या होगा, एक पोर्ट नंबर भी होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बात बोली भाई, एक टॉपिक होगा हमारा, कोई यूटिलिटी होगी जो हमें चाहिए होगी। ठीक है, एक यूटिलिटी होगी जो हमें चाहिए होगी। अच्छा, अब यूटिलिटी जो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, यूटिलिटी के लिए उसका पैकेज या जो भी आरपीएम है, जो भी हम उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसकी सर्विस को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद अगर वो बैकग्राउंड पे चल रही है तो उसका एक प्रोसेस आईडी हमें मिलेगा। ठीक है, देखो एक जो सर्विस थी ना हमारी, देखो सीधी सी बात है, क्या होता है, एक सर्विस होती है जिनको आपने चलाया, कमांड लिखी, एंटर मारा, उसने प्रोसेस दिया और आपको खट से आउटपुट दे दिया। तो भैया इनकी प्रोसेस आईडी तो मुझे नहीं दिख पाएगी, लेकिन हाँ, वो प्रोसेस जो कंटिन्यू बैकग्राउंड पे रन हो रहे हैं उनकी प्रोसेस आईडी में देख सकता हूं अभी एक तरह से। ठीक है, तो चलिए इस काम को समझते हैं कि जो अब हम करना चाह रहे हैं कि भैया ये वाला जो पार्ट है, अब इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी, तो देखो जी, अब ना पहले मैं कुछ एक आध सर्विस की बात करता हूं। ठीक है, और उस सर्विस के बाद मैं ना फिर उसके बाद फिर आगे काम करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को क्या क्या पता लगा यहाँ पे डेमन के बारे में या यूनिट या सर्विस के बारे में, वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो जो हमारा डेमन है, या जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्विस कह रहे हैं, या जिसको हम यूनिट भी कह रहे हैं, तो भैया क्या चीज है ये सब, इसके बारे में समझ लो। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो देखिए पहला पॉइंट कि यार ये जो हमारा डेमन होता है, या जिसको हम लोग सर्विस कह रहे हैं, या जिसको हम लोग यूनिट कह रहे हैं, ये असल में क्या है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, इज अ प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोग्राम है। अच्छा भाई, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे लिए क्या करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला डेमन या सर्विस जो भी है, ये क्या है, प्रोग्राम है। तो भैया ये प्रोग्राम क्या करेगा, दिस प्रोग्राम, अब इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू क्या करेगा, यूज टू स्टॉप एंड स्टार्ट, which is used to stop and start any service, ठीक है, any service in Linux या यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो भैया डेमन या सर्विस या यूनिट क्या कह सकते हो, यार ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, और ये प्रोग्राम का काम क्या होता है कि किसी सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, वो सब हम इस डेमन के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखें यहां पे, अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड चीज क्या हो गई यहां पे, इन लाइनेक्स एवरी सर्वर, और जितने भी सर्वर्स हो गए या सर्विसेज हो गई, ठीक है, हैज इट्स ओन पर्सनल डेमन, ठीक है, टू कंट्रोल इट।
यानी कि अब कह रहा है कि लाइनक्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी सर्वर्स बनाते हैं या जितनी भी अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं, तो हर सर्विस का एक डेमन होता है। और ये डेमन क्या करता है, जो भी सर्विस है उस पर्टिकुलर सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, वो सारा काम कर सकता है। तो एक तरह से डेमन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली स्टार्ट एंड स्टॉप any service. We can easily start and stop any services using Linux based commands. ठीक है, using Linux based commands without rebooting the system. मतलब सिस्टम को भी रीबूट नहीं करना, विदाउट रीबूटिंग द सिस्टम। देखो अब कभी हम कहते हैं ना, जैसे मान लो हमने कोई पर्टिकुलर चीज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करी, अब हम चाहते हैं, अब हम कई बार क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो चीज प्रॉपर वे में चल सके। लेकिन यहां पे कहता है कि भैया नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लाइनक्स के अंदर हमारे पास डेमन नाम का एक प्रोग्राम होगा हर सर्विस का। हमने वो सर्विस इंस्टॉल कर दी, फिर हम उस डेमन नाम के प्रोग्राम के द्वारा उस सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। यानी कि इस काम के लिए मुझे उस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए मुझे अपनी मशीन को रीबूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब चलिए हम कुछ पहले यहाँ पे एक कुछ सर्विस के बारे में समझना है। तो मैं ना पहले एक सर्विस को समझाता हूं आपको, एंड देन उसके बाद फिर हम काम आगे करेंगे। अब देखो यहां पे तो मैं यहां पे ना हम दो केसेस को लेकर चलेंगे। एक हमारा HTTP का सर्विस और एक हमारा होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पे, आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से HTTP का तो सुना ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब लेकिन हम बात अब किसकी मैं बताने जा रहा हूं, HTTPD लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, HTTPD। पहली बात, HTTPD की फुल फॉर्म क्या हो गई भैया, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो लास्ट में जो डी बना हुआ है इसका मतलब है डेमन। इसका मतलब ये हुआ कि भैया HTTP वाली सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ये हमारे पास एक HTTPD नाम का क्या है, एक डेमन है। ठीक है, अब ध्यान से सुने, मैं इसके बारे में जो लिख रहा हूं उसको समझेंगे एक बार जरा थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना इस HTTPD सर्विस को यूज करके देखेंगे, इस HTTPD नाम के डेमन को यूज करेंगे ताकि आपके सिस्टम में HTTP की सर्विस स्टार्ट हो सके। अब देखो ये इसके बारे में जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आगे हम काली लाइनक्स में काम करेंगे या सपोज जब हम एथिकल हैकिंग वाला काम करेंगे, वेब पेन टेस्टिंग का काम करेंगे, तो वहां पे हमें इस सर्विस को कई बार स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस सर्विस के साथ काम करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ऐसे डेमन के तो बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग एग्जांपल, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज को करवाऊंगा। तो पहली सर्विस जो मैं करा रहा हूं, पहला डेमन जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उसका नाम है HTTPD। तो पहले हम थोड़ा HTTPD के बारे में जाने तो समझे तो सही, HTTPD का काम क्या है। ये जानकारी हमारे लिए जरूरी इसलिए ताकि हम आगे जो है इसको जब यूज करें तो उस समय हम अनअवेयर ना हो कि HTTPD नाम की चीज है क्या। ठीक है, तो पहली फुल फॉर्म हम पहले हमने देख लिया कि भी HTTPD का मतलब क्या है, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमन। ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहां पे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, अब जरा इसको समझते हैं। अब HTTPD क्या होगा यहां पे, एक मिनट को, इन लाइनक्स, ठीक है, इन लाइनक्स HTTPD
रेफर्स टू अ कोर प्रोग्राम, यानी कि HTTPD क्या है, एक कोर प्रोग्राम है। ठीक है, तो HTTPD रेफर्स टू अ कोर प्रोग्राम ऑफ अ वेब सर्वर। ठीक है, ये कोर प्रोग्राम है किसका, वेब सर्वर का। और मोस्ट कॉमनली, एक तरह से ये देखो यहां पे, मोस्ट कॉमनली द अपाचे HTTP सर्वर डेमन। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग HTTP request and serving web contents to the client, web contents to the client। client कौन होगा, दैट इज द वेब ब्राउजर। पर फिलहाल यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्लाइंट मींस वेब ब्राउजर। ठीक है जी। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये जो हमारा HTTPD है, ये HTTPD कहां पे रन होगा, टिपिकली रन्स एज अ बैकग्राउंड, एक मिनट, ठीक है, टिपिकली रन्स एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस, टिपिकली रन्स एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस ऑन लाइनेक्स के हमारे सर्वर में रन होगा यहां पे। ठीक है, वेटिंग फॉर, अब यहां पे देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, अब मैं इसके बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन भी कराऊंगा कि क्या चीज हो रही है यहां पे। ठीक है, तो एक बार पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पे। तो भैया HTTP typically runs as a background process on Linux server and waiting for incoming request, and waiting for incoming request, ठीक है, वेटिंग फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट ऑन द स्पेसिफाइड पोर्ट। ठीक है, ऑन द स्पेसिफाइड पोर्ट। अब अगर मान लो HTTP चल रहा है तो उसका पोर्ट नंबर होता है 80, और अगर सपोज मान लो हमारा HTTPS चल रहा है तो उसका पोर्ट नंबर होता है दैट इज 443। ठीक है, ये सब लिख दिया। तो अब क्या क्या है यहां पे, अब जरा उसको समझेंगे यार, ये क्या क्या चीजें आ गई, हमने तो बहुत सारी चीजें लिख दी यहां पे। ठीक है, तो अब क्या क्या है इसमें, हुआ क्या क्या है वो समझ लेते हैं। देखो अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे अब मान लो आपने ना लाइनेक्स में एक आपका ये सर्वर मशीन है, इसको हम कहते हैं यार वेब सर्वर मशीन। ठीक है, मान लो जो वेबसाइट की होस्टिंग करते हैं तो उस मशीन का नाम होता है वेब सर्वर मशीन। ठीक है, तो भैया ये एक सपोज मान लो हमने लाइनेक्स में एक सर्वर मशीन अपनी रेडी कर दी। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट, अब सपोज मान लो ये सर्वर मशीन हमारी किससे जुड़ी हुई है भाई, इंटरनेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक क्लाइंट बैठा हुआ है जो वो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब सपोज मान लो मेरी एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल के तौर पे lux.com के नाम से, तो मैंने लिख दिया यहां पे सपोज HTTP://
सपोज मान लो lux.com ऐसे लिखा हुआ है मान लो। तो जब मैं ये लिखता हूं और एंटर मारता हूं, जैसे मैंने अपने सिस्टम में क्या करा, इस क्लाइंट ने ये इसको हम बोल देते हैं यार ये क्लाइंट है। ठीक है भाई, इस क्लाइंट ने क्या करा, इस क्लाइंट ने अपने कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर होता है ना, उसको खोल दिया। अब जैसे मान लो वेब ब्राउजर कौन, जैसे मान लो गूगल क्रोम है हमारा वेब ब्राउजर ना, उसने गूगल क्रोम खोला और गूगल क्रोम पे खोलने के बाद उसने उस गूगल क्रोम के एड्रेस बार पे, ठीक है, एड्रेस बार जो है वहां पे उसने क्या टाइप कर दिया, उसने टाइप कर दिया http://lux.com। ठीक है, ये लिख दिया। अब जब उसने लिखा एंटर मारा तो यहां से एक चीज जनरेट हुई जिसको हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। क्या जनरेट हुआ, HTTP रिक्वेस्ट। और ये HTTP रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से कहां पहुंचा, इस वेब सर्वर पे पहुंचा, HTTP रिक्वेस्ट यहां पे पहुंच गई। अच्छा, अब क्या है कि भैया यहां से अब क्लाइंट ने क्या भेजा, जब क्लाइंट ने जब लिखा http://lux.com लिख के एंटर मारा तो उसके सिस्टम से, उसकी मशीन से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई जिसको हम लोग कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, ये HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट हुई। अच्छा, और ये HTTP की रिक्वेस्ट जो कहां पहुंची, वेब सर्वर के पास पहुंची। ठीक है, अब इस वेब सर्वर ने क्या करा, इस वेब सर्वर के पास क्या होगी, इस वेब सर्वर के पास lux.com की वेबसाइट पड़ी है। तो भैया इसने देखा कि यार मेरे पास किसी बंदे ने lux.com का होम पेज ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट दी है। तो जो lux.com की वेबसाइट पड़ी थी, यहां पे एक होम पेज था। क्या था, होम पेज। तो अब इस वेब सर्वर ने क्या करा कि भाई साहब ये जो होम पेज था, ये होम पेज क्लाइंट को भेज दिया, इंटरनेट पे भेजा और इंटरनेट के माध्यम से वो क्लाइंट के पास पहुंच दिया। तो ये क्या इसने भेजी, HTTP रिस्पॉन्स भेजा। ठीक है, यहां पे भैया वो जो यहां पे इंटरनेट के द्वारा होते हुए वो HTTP जो का जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स कहां पहुंच गया, इसके पास। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट भेजी गई किसी बंदे ने कि भाई मुझे lux.com देखना है। वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से कहां पहुंची, उस वेब सर्वर के पास पहुंची जो उसमें lux.com की वेबसाइट पड़ी हुई थी। ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ क्या, lux.com की वेबसाइट पड़ी हुई थी, उसने उसको प्रोसेस किया। उसने उस जो लक्ष्य जो वेब सर्वर है, उसने क्या करा, उसने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को देखा, उसको हैंडल किया, उसने समझा कि भाई क्लाइंट किस चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा है। अब क्लाइंट जो है, उसे पता लगा क्लाइंट जो है lux.com के होम पेज की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो उसने क्या करा, lux.com का जो होम पेज उसके पास पड़ा हुआ था वो उसने क्लाइंट को भेजा। और जो वो होम पेज वो क्लाइंट को भेज रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भैया जो HTTP वाली रिक्वेस्ट आई थी lux.com की, उसका जवाब ये भेज रहा है। और जवाब को हमने क्या नाम दिया, HTTP रिस्पॉन्स भेज रहा है भाई यहां पे। अच्छा, कल को मान लो फिर इस क्लाइंट के पास मैं कहता हूं, इस ये जो क्लाइंट है, मान लो इस क्लाइंट के सिस्टम में यार वो लक्ष्य की वेबसाइट खुल गई, lux.com की वेबसाइट, यानी उसका होम पेज खुल गया। अब मान लो इसने फिर अब यहां पे जाके क्या करा, अबाउट अस के पेज पे जाके एंट्री पे क्लिक कर दिया कि मुझे अबाउट अस वाला पेज दिखाओ। तो फिर क्या होगा, अगेन एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होगी। वो HTTP रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट के माध्यम से, कहां जाएगी भैया, HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हुई इंटरनेट के माध्यम से, वो HTTP रिक्वेस्ट कहां पहुंची, इस वेब सर्वर के पास पहुंची। अब इस वेब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को हैंडल किया। ठीक है, और उसने क्या करा, अच्छा देखा, अच्छा भाई सामने वाला अब कौन सा पेज चाहता है, होम पेज नहीं चाहता, वो तो lux.com का कौन सा पेज देखना चाहता है, अबाउट अस वाला पेज देखना चाहता है। तो फिर उसने इस अबाउट अस वाला पेज की एक कॉपी बना के क्लाइंट को भेजी। तो अब ये जो पेज भेज रहा है, अब ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा HTTP रिस्पॉन्स की कैटेगरी में। तो उसने जो क्लाइंट की HTTP रिक्वेस्ट आई थी उसका रिस्पॉन्स भेजा। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे एक शब्द को समझा देता हूं जिसका नाम क्या है, पोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जितनी भी ऐसी सर्विसेज कंप्यूटर में चलती हैं जो उसको मतलब जिन सर्विसेज से रिलेटेड डेटा आना जाने का काम सारा कहां से होगा, नेटवर्क से होगा। चाहे वो यानी कि एक कह लेते हैं हम, सिंपल सी बात है, जितनी भी नेटवर्क बेस्ड काम होते हैं, ठीक है, तो हर काम
के लिए क्या होता है, देखो जैसे सपोज मान लो क्या होता है, एक तरह से ये समझ लो कि आपके कंप्यूटर में बड़े सारे दरवाजे बने हैं। ऐसा मान लो, बड़े सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं कि मान लो यार तुम्हारे कंप्यूटर में ना क्या बने हुए, बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है। और ये दरवाजे किसके लिए बने हुए हैं? अब ये दरवाजे इसलिए बने हुए हैं कि भैया जो अलग अलग तरह की नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज हमारे सिस्टम में आएंगी, तो हर सर्विस का इन्होंने एक दरवाजा बना रखा है कि भैया ये वाली सर्विस आएगी इस दरवाजे से आ जाएगी, ये वाली सर्विस आनी है इस दरवाजे से आ जाएगी। अब देखो क्या है, तो यानी कि अलग अलग सर्विसेज हैं, हर सर्विस का अलग दरवाजा दे रखा है, यानी कि ये मान लो अलग पोर्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। तो अभी ऐसे आगे हम जाके पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी फिलहाल ऐसा समझ लो कि भैया देखो कुछ चीजें तो हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही चल रही हैं, वो तो भाई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अपने कंप्यूटर में क्या कर रहा हूं, मैं अपने कंप्यूटर में एमएस पेंट खोल रहा हूं, तो वो मेरे कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा हुआ ना। अच्छा, मैं अब मान लो जो अपने कंप्यूटर के अंदर सपोज मान लो कोई मूवी प्लेयर खोल के मूवी चला रहा हूं, तो मूवी की फाइल भी मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है और मूवी प्लेयर भी मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो सब कुछ इंटरनली है। लेकिन अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मान लो मुझे कोई मूवी देखनी थी, लेकिन अब मूवी डाउनलोड नहीं हो पा रही, वो मूवी सिर्फ मैं ऑनलाइन देख सकता हूं। क्या कर सकता हूं? डाउनलोड नहीं कर सकता, मैं मूवी ऑनलाइन देख सकता हूं। तो मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया जहां पे वो मूवी आप उस वेबसाइट में देख सकते हो ऑनलाइन। तो भैया मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया और वहां पे जाके अकाउंट क्रिएट करा और फिर मैंने वहां पे जाके मूवी को प्ले करने का ऑप्शन तो मैंने प्ले कर दिया और मैं मूवी देख रहा हूं ऑनलाइन। तो यार ये जो मूवी मेरे कंप्यूटर में आ रही है, क्या ये मूवी मेरे कंप्यूटर के अंदर मौजूद थी? नहीं ना भाई, ये मूवी तो किसी एक सर्वर कंप्यूटर के अंदर मौजूद थी और इंटरनेट के माध्यम से वो मूवी मैं उस सर्वर में जो सॉफ्टवेयर था उसके द्वारा मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर में उस वेबसाइट के द्वारा मैं उस मूवी को देख रहा हूं। तो यार वो मूवी जो है अब मेरे कंप्यूटर के अंदर तो है नहीं, वो तो इंटरनेट के माध्यम से उसके सीन्स मेरे पास आ रहे हैं। तो यानी कि बाहर से आ रही है ना वो चीजें सब मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो बाहर से जब कोई चीज आएगी तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, तो भैया वो किसी ना किसी दरवाजे से घुसेगी। अच्छा, हमने कहा कि यार नेटवर्क से कुछ भी अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर आता है तो उसके लिए अलग अलग दरवाजे बनाने की क्या जरूरत है, एक ही दरवाजा बना दो भाई, उसी दरवाजे से सब कुछ एंटर कर जाएंगे, काम खत्म। लेकिन नहीं अब देखो होता क्या है यहां पे कि भाई वो कहते हैं कि भैया अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग दरवाजे बना दो या अलग अलग पोर्ट नंबर बना दिए, ताकि यहां पे ना कुछ जैसे सपोज मान लो क्या होता है कि मान लो मैं सिस्टम है उसमें मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें बाहर के नेटवर्क से 2-3 सर्विसेज का रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। तो भाई अगर एक ही दरवाजा बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो 3-4 सर्विसेज आ रही हैं तो क्या होगा कि भैया हर सर्विस को उसी दरवाजे से अपना डेटा एंटर करना मेरे कंप्यूटर के अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भैया हमने किसी मूवी देखने के लिए गए, मान लो कहीं पे मूवी देखने के लिए गए या कहीं पे किसी जगह पे गए, वहां पे उन्होंने बोला कि हाँ जी गर्ल्स की लाइन ये वाली है, बॉयज की लाइन ये वाली है, अपनी अपनी लाइनों में आ जाओ और आओ। अच्छा, अब सोचो कि भाई अगर सपोज वो ऐसा नहीं करते, जैसे सपोज मान लो कभी देखते हैं ना हम लोग कि भाई मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो भैया 3-4 गेट हैं जहां से मंदिर के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो वो चारों गेट खोल देते हैं और सब गेट की अलग अलग लाइनें बना देते हैं, ताकि भैया जो बंदा उस जगह से आ रहा है वो इस लाइन से इस लाइन में होते हुए मंदिर आ जाए, जो पर्टिकुलर पर्सन उस जगह से आ रहा है वो उस लाइन में घुस के मंदिर में आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रखा, हर एक सर्विस का अलग अलग दरवाजा बना रखा है, ये समझ लो अलग अलग पोर्ट नंबर बना रखा है। तो भैया जब उस सर्विस से रिलेटेड कोई भी काम आएगा तो वो अपने पोर्ट नंबर से घुसेगा सिस्टम के अंदर। तो देखो ध्यान से अब यहाँ पे अब ये जो HTTP वाला जो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स जा रहा है, तो HTTP मैंने कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है, यानी HTTP का दरवाजा नंबर क्या है, तो देखो HTTP का दरवाजा नंबर है 80। तो यानी कि ये सपोज मान लो इस सिस्टम में घुस रहा है कौन से 80 नंबर दरवाजे से, और जो ये क्लाइंट के पास जो रिस्पॉन्स जा रहा है, ये क्लाइंट के पास भी जो रिस्पॉन्स जा रहा है ये भी कौन से पोर्ट नंबर से एंटर करेगा सिस्टम में, 80 नंबर पोर्ट। यानी कि अगर कोई भी काम HTTP वाले से हो रहा है तो वो सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर जाएगा कौन से दरवाजे से, कौन से पोर्ट से, 80 नंबर पोर्ट से जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क बेस्ड अलग अलग सर्विसेज आपके कंप्यूटर में एंटर करती हैं और हर सर्विस की एंट्री के लिए एक अलग दरवाजा दे रखा है या अलग ये कह लो अलग पोर्ट नंबर दे रखा है।
तो जैसे मान लो अगर HTTP की सर्विस आएगी तो वो पोर्ट नंबर 80 से घुसेगी, या ये मान लो गेट नंबर 80 से घुसेगी। और अगर मान लो ये HTTP की जगह HTTPS वाली रिक्वेस्ट होती तो ये कौन से नंबर दरवाजे से घुसती? ये 443 नंबर दरवाजे से एंटर करती। ठीक है। तो यहां पे अभी कुछ पोर्ट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। तो बाहर के नेटवर्क से जब भी आपके कंप्यूटर में कोई डेटा आता है तो वो डेटा किसी न किसी पोर्ट नंबर से आपके सिस्टम के अंदर घुसता है। ठीक है जी। तो वो देखा जाता है कि यार ये जो डेटा है या जो सर्विस है वो किस टाइप की है, तो वो उसी टाइप के पोर्ट नंबर से एंटर करती है। तो हर तरह की अलग तरह की सर्विसेज के लिए एक एक पोर्ट नंबर दे रखा है। ठीक है। और वो सर्विस उसी पोर्ट नंबर से उस सर्विस का डेटा आपके कंप्यूटर में आता है या उसका रिजल्ट कंप्यूटर से बाहर जाता है। अच्छा जी। अब ये पता लग रहा है कि हाँ वेबसाइट खोली तो HTTP की वेबसाइट के लिए हमने जब लिखा http://lux.com तो HTTP वाली रिक्वेस्ट जनरेट हुई, वो वेब सर्वर के पास गई और फिर वेब सर्वर से HTTP रिस्पॉन्स आया हमारे पास। अच्छा अब एक चीज देखो यार, ये वेब सर्वर क्या है? यार ये वेब सर्वर तो भाई एक मशीन है ना। ठीक है। अच्छा मशीन मतलब वेब सर्वर मशीन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी मशीन भैया जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हाई होगी। यही कह सकते हैं ना, एक सर्वर मशीन का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी मशीन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन होगी बस। लेकिन हमें पता है कि भैया मशीन क्या है, वो तो एक डब्बा है जिसमें हमने सामान फिट करके रख दिया। असल में वहां पे सारा कामकाज किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होता है ना। तो जैसे मैं यहां पे बोल रहा था ना कि भैया मान लो किसी बंदे ने लिखा http://lux.com और लिख के एंटर मारा तो भैया HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हुई। वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से इस वेब सर्वर के पास पहुंची और वेब सर्वर के अंदर वो कौन से नंबर पोर्ट से घुसेगी? 80 नंबर पोर्ट से वेब सर्वर के अंदर घुस गई। अच्छा अब ये घुस तो गई, लेकिन भाई अब इस सर्विस में सामने वाले को क्या चाहिए, इस रिक्वेस्ट में सामने वाले की डिमांड क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको कौन हैंडल करेगा? तो भाई उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है अपाचे। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम क्या है? अपाचे। तो ये रिक्वेस्ट जो आती है किसके पास जाती है? अपाचे सॉफ्टवेयर के पास जाती है और अपाचे सॉफ्टवेयर देखता है अच्छा भाई ये रिक्वेस्ट किस चीज की है, अच्छा कोई lux.com का होम पेज देखना चाहता है। तो भाई साहब ये अपाचे वाला सॉफ्टवेयर इस होम पेज को की कॉपी क्रिएट करवा के फिर वहां पे भेजता है। ठीक है। इतनी बातें समझ में आई कि भैया जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारे कंप्यूटर से HTTP या HTTPS वाली रिक्वेस्ट निकलती है और वो कहां पहुंचती है? वेब सर्वर के पास पहुंचती है वो रिक्वेस्ट। अगर मेरी HTTP वाली रिक्वेस्ट है तो वो वेब सर्वर के अंदर जाएगी किस नंबर दरवाजे से? 80 नंबर दरवाजे से घुसेगी। और अगर सपोज मेरी HTTPS वाली रिक्वेस्ट है तो वो मेरे वेब सर्वर में कौन से दरवाजे से घुसेगी? वो मेरे वेब सर्वर में घुसेगी 443 नंबर दरवाजे से। अब दरवाजे से अंदर आ तो गई, लेकिन अब उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए है। तो अब वहां पे वेब सर्वर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है अपाचे। अब ये अपाचे वो सॉफ्टवेयर है जो उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा। हाँ भाई रिक्वेस्ट आ गई, चल भाई क्या करना है इस रिक्वेस्ट में? अच्छा कोई बंदा lux.com का होम पेज देखना चाहता है तो फिर ये अपाचे सर्वर क्या, अपाचे वाला सॉफ्टवेयर क्या करेगा? यार ये जो होम पेज है इस होम पेज का को की कॉपी क्रिएट करवा के भेजेगा आगे, और ये जो आगे वो भेजेगा वो क्या है? HTTP रिस्पॉन्स है। और ये रिस्पॉन्स भी इंटरनेट के माध्यम से जब क्लाइंट के सिस्टम में पहुंचेगा तो कौन से पोर्ट नंबर से एंटर करेगा सिस्टम में? 80 नंबर पोर्ट से एंटर करेगा। ठीक है। अब हमने ये बातें समझी, अब जरा उन पॉइंट्स पे आते हैं जो पहले हम पढ़ रहे थे। अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं, वहां पे हमने सारी बातें करी किसके बारे में? HTTP नाम से बातें करी। अब देखो अब क्या है लेकिन हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? HTTPD पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, HTTP की फुल फॉर्म तो पता लग गई कि भैया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमन। ठीक है जी, आगे देखो। अब HTTPD क्या है भैया? HTTPD एक प्रोग्राम है। ठीक है। HTTPD क्या है? एक प्रोग्राम है जो कहां पे अवेलेबल होगा? वेब सर्वर पे अवेलेबल होगा। और एक तरह से इसको हम क्या कहते हैं? अपाचे HTTP सर्वर डेमन कहते हैं इसको। यानी कि HTTP की सर्विस, अपाचे की सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ये HTTP नाम का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के द्वारा क्या होगा? आपकी अपाचे की सर्विस स्टार्ट हो पाएगी।
और जब आपके कंप्यूटर में अपाचे की सर्विस स्टार्ट हो पाएगी तब क्या होगा, तब जो HTTP की रिक्वेस्ट आती है उसकी हैंडलिंग हो पाएगी, क्योंकि हैंडलिंग कौन करेगा, ये अपाचे करेगा ना। तो भैया अब अपाचे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड सर्विंग वेब कंटेंट टू द क्लाइंट। क्योंकि जो अपाचे है ये क्या यूज कर रहा है, इस HTTPD का इस्तेमाल कर रहा है, इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करेगा। इस प्रोग्राम के द्वारा ही हम अपाचे वाले सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाएंगे, या कह लो स्टार्ट कर पाएंगे या स्टॉप कर पाएंगे, ठीक है। और फिर इसके अपाचे की जो फंक्शनिंग है उसको कौन हैंडल करेगा, ये HTTPD नाम की सर्विस हैंडल करेगी। अच्छा, अब ये HTTPD नाम की जो सर्विस है ये कहां पे रन होती है, एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस रन होगी। और ये क्या करेगी, वेटिंग फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट ऑन द स्पेसिफाइड पोर्ट। अगर 80 नंबर पोर्ट है, यानी कि HTTP की रिक्वेस्ट होगी तो 80 नंबर पोर्ट पे जाएगी, HTTPS की रिक्वेस्ट होगी तो 443 नंबर पोर्ट पे ये रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ शॉर्ट में समझा कि भाई ये क्या चीज है, हमारी HTTPD क्या है। तो देखो, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक अपाचे HTTPD है, ठीक है। और ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं ताकि भैया कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंटरनेट, अगर मान लो कोई वेब सर्वर हमने बना रखा है तो उस वेब सर्वर के अंदर हमें ये HTTPD चलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलो देखते हैं यहां पे कि भैया HTTPD को हम कैसे डाल सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको थोड़ा समझते हैं अब यहां पे। तो देखिए जी, अब हम यहां पे जो अपनी मशीन है उसमें HTTPD की सर्विस को ऑन करके देखेंगे, ठीक है। और फिर उसको चला के भी देखेंगे कैसे उसको काम करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम अपना इसके अंदर चला के देखते हैं सारा कुछ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे जरा चलो जी, अब मैं अपनी लाइनक्स वाली मशीन खोलता हूं। तो थोड़ा सा पहले समझ में आ गया कि अब हमें HTTPD नाम का भैया ये चीज ऑन करनी है। ये बेसिकली अपने, मान लो अगर मेरी लाइनक्स मशीन एक वेब सर्वर के तौर पे ट्रीट होनी है तो पहले मुझे ये HTTPD का डेमन स्टार्ट करना पड़ेगा, या HTTPD को मुझे यूज करना पड़ेगा। तो चलो मैं पहले फटाफट से अपनी लाइनक्स वाली विंडो ओपन कर देता हूं। ये रहा। आ जा भाई जल्दी। हम्म यहाँ पे अपना रूट पासवर्ड, ठीक है जी। अब जरा अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। हम्म हम्म ठीक है। तो चलो जी, अब हमें HTTPD की सर्विस को इंस्टॉल करना है, HTTPD को इंस्टॉल करना है। तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे, पहले चेक करते हैं विच HTTPD है कि नहीं है। एंटर मारा तो कह रहा है कि भैया नो HTTPD इन, कोई HTTPD नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो भाई साहब जब पढ़ा ही नहीं है तो फिर इसका कोई RPM है कि नहीं है वो चेक करना है। तो RPM -QA और यहाँ पे लिख दिया HTTPD,
तो उसको वो भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमने वो बना रखी है ना अपने बिन, वो क्या नाम है, रेपो फाइल, ये सब बना रखी हैं। तो अब जरा पहले हम क्योंकि हमने उसमें बड़े सारे रेफरेंसेस भी दे रखे हैं, ठीक है, हमारी ईपीएल रेपोजिटरी भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो अब पहले जरा ये अभी हमें पता लग गया कि HTTPD वाली जो कमांड हमने सेट कर चलानी है, वो कमांड हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, यानी वो सर्विस अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे भैया, उसको इंस्टॉल कर लो। तो करते हैं यम इंस्टॉल और मैंने क्या करा, HTTPD एंटर मारा। चलो जी, तो इसको मिल गया यहाँ पे सारा कुछ। तो ये HTTPD जो है उसको पता लग गया जी, इसका RPM जो है वो यहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ पे REHL 9 वाली जो हमारा है उसमें ऐप स्ट्रीम के RPMs में पड़ा हुआ था। अच्छा, उसने देखा कि भाई, उसने ये बोला कि HTTPD जब डालूंगा तो उसमें ये डिपेंडेंसीज भी हैं, APR util, APR util BDP, HTTPD core, HTTPD फाइल सिस्टम, HTTPD टूल्स, दिखा रहा है कि यार ये डिपेंडेंसीज चाहिए और ये कुछ हमारी वीक डिपेंडेंसीज हैं, ये भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी हमारी REHL के अंदर एपस्ट्रीम नाम का जो पैकेज, एपस्ट्रीम के अंदर जो पैकेज है, सब सारी चीज़ें वहाँ पे उसको अवेलेबल है। तो कह रहा है 11 पैकेज डालने पड़ेंगे, डाल दूँ, ठीक है। ये कह रहा है ना इंस्टॉल 11 पैकेजेस। तो इज दिस ओके, अगर करना है तो भाई यस कर दो, यहाँ पे क्लिक करते हैं यस, ठीक है, और एंटर मारते हैं। चलो जी, कंप्लीट। तो अब मेरा क्या समझ में आ गया कि HTTPD वाला पैकेज मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं करूंगा विच HTTPD एंटर मारूंगा तो देखो आ भी गया, यूजर एस बिन HTTPD पड़ा हुआ हमारे पास। अच्छा, अब एक काम होता है, कमांड होती है मेरी PID। अब PID ऑफ, अगर मैंने बोला HTTPD बताओ, PID मतलब तो प्रोसेस ID, एंटर मारूंगा, अभी कुछ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अभी कुछ प्रोसेस तो मैंने स्टार्ट करा ही नहीं है। अच्छा, एक और कमांड है मेरे पास जिसके द्वारा मैं प्रोसेस आईडी और पोर्ट नंबर इन दोनों को चेक कर सकता हूं। तो वो क्या है, नेट स्टैट, ठीक है, नेट स्टैट हाइफन TUNLP, ठीक है, TUNLP। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का आ जाएगा, बहुत सारी सर्विसेज का आ जाएगा, लेकिन मुझे किसका चाहिए, मुझे तो भैया इसमें से ग्रैब करके दे दो, ग्रैब करके किसको दे दो, HTTPD को दे दो। अभी मैंने एंटर मारा, अभी भी कुछ नहीं आया, क्योंकि फिलहाल अभी हमारी ये सर्विस स्टार्ट है ही नहीं। तो चलो, इंस्टॉल हो गई है हमारी, लेकिन अब इस सर्विस को स्टार्ट कैसे करें अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा देखो, अब हम यहाँ पे एक हमारी एक कमांड थी जिसका नाम था सिस्टम CTL, ठीक है, सिस्टम कंट्रोल। अभी तक हमने सिस्टम कंट्रोल वाले का इस्तेमाल करके देखा था, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके द्वारा हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कमांड लाइन इंटरफेस पे चले जाते थे, और कल को कमांड लाइन इंटरफेस से वापस ग्राफिकल इंटरफेस पे चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे सिस्टम CTL नाम की कमांड के कुछ और भी यूसेज देख रहे हैं। अब देखो, सपोज मान लो मैंने इसको चलाया यहाँ पे सिस्टम CTL, ठीक है, सिस्टम CTL स्टेटस, कि भैया मुझे स्टेटस दिखा दो किसका, HTTPD का, सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। तो उसने क्या दिखा दिया, मुझे स्टेटस दिखा दिया कि भैया ये HTTPD डॉट सर्विस, यानी द अपाचे HTTP सर्वर, ये आपके सिस्टम में लोडेड है, ठीक है, लोडेड है आपके सिस्टम में, यहाँ पे सब कुछ है। बट एक्टिव स्टेज अभी क्या इसका बोल रखा है, इनएक्टिव है भाई ये, ठीक है। अभी आपके सिस्टम में आ तो गया है, बट अभी फिलहाल ये क्या है, इनएक्टिव है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस सर्विस को अपने सिस्टम में स्टार्ट करना पड़ेगा। है तो मेरे पास, लेकिन अब स्टार्ट नहीं है ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। तो सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD एंटर मारेंगे, ये उसको स्टार्ट कर देगा।
और उसके साथ साथ स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इनेबल भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिखा सिस्टम CTL इनेबल, एक मिनट, इनेबल किसको इनेबल करना है, HTTPD को। ठीक है, तो सिस्टम CTL इनेबल HTTPD, एंटर मारा तो अब ये इनेबल्ड हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो मैं इनेबल करने के बाद मैं बोलता हूं कि भाई मुझे दिखा दो PID ऑफ HTTPD, आ गया। ठीक है, 3382 3381 3380 3379 3378, ये आ गया प्रोसेस आईडी मेरे पास। और अब मैंने वो चलाता हूं, कहाँ गया नेट चैट वाला, तो दिखा भी रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो क्या लिख रहा है, 80, तो दिखा रहा है ना भाई साहब, इसका पोर्ट नंबर क्या है, 80 नंबर पोर्ट है। और इतने सारे यहाँ पे प्रोसेस आईडी दिख रहे थे, तो वो ये दिखा रहा है कि भैया अभी ये कौन से इसका प्रोसेस आईडी क्या चल रहा है, 3378, यानी जो लास्ट वाला है वो दिखा रहा है हमें। ठीक है, जो लास्ट वाला होगा वही करंट होगा ना प्रोसेस आईडी का। तो 3378 इसका दिखा रहा है, वो देखो हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि लास्ट वाला दिख गया हमें यहाँ पे दिस। ठीक है, अच्छा, और अगर सपोज मैं एक कमांड और चलाता हूं, PS ट्री, एक मिनट, PS, ओ, ठीक है, PS ट्री पाइप सिंबल, ग्रेप HTTPD। तो देखो यहाँ पे इसने और भी इसकी डिटेल हमें यहाँ पे निकाल के दिखा दी, यहाँ पे यानी ट्री फॉर्म में भी दिखा दिया हमें HTTPD का सारा। तो कहने का मतलब ये है, देखो अब ये HTTPD वाली पहले कमांड मैंने इंस्टॉल करी अपने में, वो सब इंस्टॉलेशन का काम खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी HTTPD की सर्विस को ऑन भी करना पड़ेगा। जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूंगा तब तक ये पोर्ट नंबर 80 पे कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे क्या है कि भाई जब तक इसको हैंडल करने वाला बंदा, यानी कि यार ये जो बैठा हुआ अपाचे HTTPD वाला जो बैठा हुआ है, जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक क्लाइंट की 80 नंबर रिक्वेस्ट यहां पे पहुंच भी जाए, 80 नंबर पोर्ट से एंटर भी कर ले, लेकिन उसके बाद उसको हैंडल करने वाला अगर कोई बैठा ही नहीं है, कोई उसकी हैंडल करने वाले की सर्विस को हमने ऑन करा ही नहीं है, तो भाई साहब काम कैसे होगा, वो तो चलेगा ही नहीं यार। ठीक है, वो तो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि भैया आपने ये अपाचे HTTPD वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी सर्विस को क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे सर्विस को क्या करा, फिर भैया स्टार्ट करा, और तब जाके काम हमारा परफॉर्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक बार हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ, और हिस्ट्री में हमारी सारी कमांड्स की लिस्ट आ जाएगी। तो मैं एक बार हिस्ट्री कमांड चलाई, एंटर मारा, तो ये सारी कमांड्स हमने चलाई हैं। तो हमने फिलहाल यहाँ पे इस नंबर कमांड से काम करना शुरू किया था। तो ये जितनी भी कमांड्स हैं, इसी का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो कमांड है मेरी विच HTTPD नाम से, इससे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और वहाँ पे लगा भी दूंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है कि भाई आपको कमांड्स भी पता लग गई, इसको भी आप अपने सिस्टम में चला के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप चीज देखो, यम का यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो भैया पहले मुझे HTTPD नहीं था मेरे पास, मैंने चेक कर लिया, उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसको एक्टिव, उसको सिर्फ इंस्टॉल हुआ, लेकिन उसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिस्टम CTL के द्वारा जब मैंने स्टेटस चेक किया तो इनएक्टिव दिखा रहा था, तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप स्टार्ट करोगे एंड देन इनेबल करोगे। तो ये दो कमांड आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो भाई अब धीरे धीरे आगे हम ये समझेंगे कि यार स्टार्ट वाली लाइन में और इनेबल वाली लाइन में क्या फर्क है, उसको भी हम आगे समझेंगे। बट आज हमें थोड़ा सा पता लगा कि हाँ भाई, कई बार कुछ हमें यूटिलिटी चाहिए होती है तो हम उस यूटिलिटी को इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उस यूटिलिटी को क्या करना पड़ता है, उस यूटिलिटी के साथ एक डेमन होता है, और उस हमें डेमन के द्वारा हम क्या करते हैं, उस यूटिलिटी को स्टार्ट करते हैं और
स्टॉप कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ स्टार्ट करना सीखा, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनेबल करते हैं, कैसे रोकना है, और भी 10 तरह की चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।